नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे चांदी की, जहां पर इस साल में अब तक 98% के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट डबल होती हुई नजर आई है चांदी। यहां से क्या क्यूज लेने चाहिए बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर कॉपर की, जहां पर भी ऑल टाइम हाइज एलएमई पर हैं और यूएस में यहां पर भावों में 4 महीने के हाइज पर कारोबार। दोनों ही का चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिल्वर जोन के पार्टनर हार्दिक रनावत, सुखराज ज्वेल्स के डायरेक्टर नितिन कनकारिया, हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया एंड एंजल वन से प्रथमेश माल्या। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और शुरुआत यहां पर चांदी के साथ कर लेते हैं। एकदम जोरदार तेजी यहां पर देखने को मिली है चांदी की। अगर बात की जाए तो भारतीय बाजारों में करीबन 1,78,000 के ऊपर के लेवल्स बनते हुए नजर आए हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो चांदी को सपोर्ट करते हैं। चाइना में जिस तरह की शॉर्टेज बनती हुई नजर आई है, एक शॉर्ट स्क्वीज जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखा है, वो भी एक चीज़ है। और साथ ही साथ अब मार्केट्स को लगता है कि यूएस आगे जाकर रेट में कटौती करेगा। लिक्विडिटी की यहाँ पर ईजिंग होती हुई नजर आई है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स जिनका यहाँ पर चांदी को सपोर्ट है। सबसे पहले हार्दिक आपसे जानना चाहेंगे, और मुझे याद है लास्ट टाइम आपने कहा भी था आप बुलिश हैं, 55 का लेवल निकल जाएगा। 55 का लेवल तो बहुत आराम से निकल गया, 58 के आसपास हम पहुंच गए। क्या लगता है आपको यहाँ से चांदी क्या मिलेगी? नमस्कार मनीषा जी, ये तो अभी एक स्टार्ट है बुल रन की। अगर आप देखोगे कि जैसे कि जो लेवल्स है तो क्रिएट हुए ऑल टाइम हाई के, जैसे मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि जब भी कोई कमोडिटी अपनी हाइट तोड़ती है तो वहां से एक वो बुल रन चालू होता है। और अगर आप देखोगे जैसे मैं जो लेवल्स आपको बोले थे 1980 के और 2011 के, अब 1980 के लेवल जस्ट पार हुए हैं इन लास्ट 1 मंथ। तो यहाँ से ये जस्ट एक स्टार्ट है बुल रन की, और यहाँ से और 10 to 15% ऊपर की उम्मीद आप रख सकते हो। और बहुत जल्द ये आ सकती है क्योंकि सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो बहुत तेज भागती है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। तो हार्दिक, अब इस साल के अंत तक क्या लगता है कहाँ होंगे प्राइसेस, और अगले साल के लिए भी कोई रेंज देख रहे हैं आप? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन वेरी शॉर्ट टर्म इट विल रीच $60। इन वेरी शॉर्ट टर्म आई मीन आप कह सकते हो 15 to 20 डेज में। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले साल ये $65 to $70 में रेंज में रहे। एंड अच्छी तेजी रहेगी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हायर हाई और हायर लोस की जो पैटर्न बना रहा है, तो इससे साफ है कि ये यहाँ से तेजी चलती रहेगी। और अगर नीचे भी आ रही है बट वो वापस करेक्ट होके वापस ऊपर ही जा रही है। जी हाँ, अच्छा खासा सपोर्ट चांदी में मिलता हुआ नजर आया है। और जैसे आपने कहा हायर हाइज और हायर लोज यहाँ पर बनते हुए दिखे भी हैं। लेकिन नितिन जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो चांदी के प्राइसेस पे ही जानना चाहेंगे। चांदी का ये है मैम, कैन रीच अकॉर्डिंग टू माय दिस थिंग $63, and it is first time it has given a weekly breakout as well as a monthly breakout. हेलो जी नितिन, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपने कहा $63 अनाउंस चांदी यहाँ पर जा सकती है। इंडियन रुपीज में इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? मैम, इट शुड बी अराउंड, मतलब इनके आपके हिसाब से 2,10,000 तक जा सकती है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम इट हैज गिवन अ मंथली ब्रेकआउट। ये मंथली हायर हाइज है एंड वीकली हायर हाइज है, टेक्निकली इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस हिसाब से लग रहा है कि सिल्वर कैन बी अ बुलिश एंड इट्स अ वेरी वॉलेटाइल, सो इट कैन गो टू 2 lakhs इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जी हाँ, 20,000 रुपए की 20,000 रुपए की दूरी है। Yeah, within a week or 10 days, it can reach to 2 lakhs. ओह वाह। नितिन जी, अब इन जिस तरह की वॉल्टिलिटी की बात आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, खरीदार कहाँ से हैं और कौन है इस मार्केट में? हम खरीदार तो नए जुड़ेंगे इसके अंदर, बिकॉज एज द सिल्वर इज गेटिंग, जितना सिल्वर महंगा होगा उसमें उसका अट्रैक्शन अलग, नया लोग बाग जो गोल्ड वाले हैं वो लोग काफी जगह जुड़ेंगे सिल्वर के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे कोई कमोडिटी महंगी होती है उसका उसमें लोग नए ज्यादा जुड़ने चालू हो जाते हैं। तो द गोल्ड के जो बायर्स है, जो इतने गोल्ड मतलब इस एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ रहा है सिल्वर का काफी ज्यादा। हार्दिक, आप कैसे देखते हैं कौन खरीदारी कर रहा है और किस चीज़ की खरीदारी यहाँ पर लोग कर रहे हैं? क्या कॉइन्स एंड बार्स है, क्या ये फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा है, ज्वेलरी है, आर्टिकल्स है? एक्चुअली बहुत सारे फॉर्म्स में यूज होता है, बट अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली लास्ट डिकेड में सोलार में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। टोटल जो चांदी की उत्पादन थी उसकी 5% उसकी यूजेज थी 10 years बैक, जो अभी 20% यूसेज हो गई है।
एंड बाय 2030 इट विल गो टू अराउंड 40%। जो भी चांदी की उत्पादन है उससे 40% यूज सोलार में होगा। तो यहाँ पर चांदी की जो डिमांड है वो एक इंडस्ट्रियल यूज में भी है, ज्वेलरी में भी है, डिफेंस में भी है। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है, सर्वगुण संपन्न कमोडिटी है, हर जगह पर यूज होती है। और अगर आप देखोगे कि इसकी जो यूजेज है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ईवीज में इतने यूज हो रहे हैं। तो ये जब अगले डिकेड में अगर आप देखोगे, यहाँ से आप 5 साल 10 साल के बाद ये सब चीजों की यूजेज बढ़नी है, सोलार बढ़नी है, ईवी बढ़ना है। तो यहाँ से डिमांड चांदी की फिजिकल डिमांड के साथ में इंडस्ट्रियल यूज इसका इतना हो गया है कि चांदी में जो बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। जी हाँ, इंडस्ट्रियल यूज का सपोर्ट तो चांदी में है ही, लेकिन जिस तरह से हार्दिक जी इंडियंस यहाँ पर चांदी को देखते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, क्या वहाँ कुछ नजरिया चेंज हो रहा है? लोग पहले इसे फिजिकल फॉर्म में बाई करना चाहते थे, बट फिजिकल फॉर्म में बाई करना थोड़ा डिफिकल्ट था। उसकी जगह पर अब आ गया ईटीएफ। अगर आप ईटीएफ में देखोगे, चांदी 2020 से स्टार्ट हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड टुडे इज 2025। इसकी जो ईटीएफ है, अगर आप लास्ट एक साल में आप देखोगे, ईटीएफ में जो निवेश 250% बढ़ा है इन लास्ट 1 ईयर। अगर आप देखोगे विद द डेटा, 13,000 करोड़ वाज इन जैन और फेब 2025 द एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM जिसे हम कहते हैं। राइट नाउ इट इज एट अबाउट 45 to 50,000 करोड़। तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत इजी हो गया है टू इन्वेस्ट इन सिल्वर रेदर देन कीपिंग इट इन द कबर्ड्स एंड दैट। वो हमेशा से लोगों के माइंड में कैसा होता था कि घर पर चांदी रखे, कितना रखे, बिकॉज अगर आप 1 किलो चांदी रहते हो तो काफी बड़ी पोर्शन होती है उसकी संभालने की। अगर 10 किलो लोगे तो और बड़ा होगा। बट विद ETF इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन सिल्वर। मुझे ये बताइए हार्दिक जी, अब सिल्वर जोन का आगे जाके क्या प्लान है? अब 2026 कैसे देखते हैं आप, जहां पर प्राइजेस हैं, इंटरेस्ट है लोगों का चांदी में, नितिन जी कह रहे हैं नए बायर्स आएंगे, नए पार्टिसिपेंट्स यहां पर निकल आएंगे, तो एज अ कंपनी क्या प्लान है अगले साल का आपका? एज अ कंपनी अगर आप मुझे बोलोगे तो हम ज्वेलरी में हैं, तो हम ज्वेलरी में जितनी भी गोल्ड की जो ज्वेलरी बनती है उसकी सेम टू सेम रेप्लिका आप बोल सकते हो कि सिल्वर में हम बना रहे हैं ऑलरेडी लास्ट 2-3 इयर्स में। बट उसका जो पिकअप अभी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो उसकी जो पिकअप है अभी काफी अच्छी है। और अगले साल हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे ट्रेंड में आ जाएगी, बिकॉज अगर लोगों को शादियों में जाना है, किधर भी जाना है, गोल्ड को एक संभालना और एक सिल्वर को संभालने में बहुत अंतर है। तो सिल्वर इज इजी टू हैंडल, सिल्वर इज इजी टू कीप, बिकॉज इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जितनी गोल्ड की है। अगर आप मुझे ज्वेलरी के लिए बोलोगे तो मुझे लगता है कि अगले साल ऑलरेडी लास्ट 2 ईयर्स से स्टार्ट है, बट अगले साल हमें इसमें और काफी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। नितिन जी आपके क्या प्लान्स हैं? क्या लगता है चांदी कहाँ जा रही है और एज एन इंडस्ट्री आप इसमें किस तरह से भागीदारी लेंगे? मैम, वी डू लॉट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। हम लोग काफी सिल्वर ज्वेलरी करते हैं। एंड एज हार्दिक टोल्ड कि जो सिल्वर का जो बेसिक जो डिमांड आ रहा है अभी एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग ज्वेलरी के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त बढ़ रहा है। बिकॉज कोई भी आदमी गोल्ड को कैरी नहीं करना चाहता है एंड दे वांट टू फील लाइट इन, मतलब वो लाइट फील करना चाहते हैं। तो इसके लिए डेस्टिनेशन ज्वेलरी के हिसाब से सिल्वर को काफी ज्यादा प्रमोट हो रहा है। एंड वी आर डूइंग ऑलरेडी लॉट ऑफ जड़ाऊ ज्वेलरी इन सिल्वर। और जड़ाऊ के अलावा मैम और भी काफी चीजें, नई डिजाइन काफी सारी आएंगे, बिकॉज गोल्ड का जो बायर है वो काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा है सिल्वर पे बिकॉज ऑफ दी प्राइसिंग वैल्यू एंड द डिजाइनिंग इज मच मोर ज्यादा है सिल्वर में कंपेरेटिव टू गोल्ड। आपकी वैरायटी ऑफ डिजाइन आर टू मच, मतलब काफी सारी है इन सिल्वर एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड में एक आदमी का मतलब दे कैन यूज इट एंड थ्रो ऑल्सो एज इन सिल्वर, मतलब वो एक बार पहन के एज अ फैशन ऑल्सो दे कैन यूज कर सकते हैं सिल्वर ज्वेलरी को। ऑलराइट, तो चांदी के प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएंगे। जहाँ तक ज्वेलरी की डिमांड है बहुत स्ट्रांग बनती हुई नजर आई है और काफ़ी हद तक नए बायर्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि चांदी पर उनकी क्या सेंस है। अजय, आप क्या देखेंगे चांदी के प्राइसेस में यहाँ से इस साल के अंत तक और अगले साल की रेंज दोनों ही? नमस्कार जी। बिल्कुल चांदी में चमक बढ़ते जा रही है और एग्जैक्टली 98.5% का गेन हमने YTD जनवरी से लेकर अब तक देखा है। खास करके पिछले 4 महीने में लगभग 40% का जो गेन देखा है वो एक रिमार्केबल है। जो भी हमने व्यू रखे थे, हमने 130, 150 तक का व्यू रखा था, बट उसको भी बीट करके अब हम 58, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल 60 तक जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली $72-74 दिख रहा है, बट वो 1.5-2 साल का व्यू है।
टाइमिंग यस, जो रेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, पहले हमने 40 तक आते हुए देखा, अब 85 88 तक देखा है, ये एक मेजर कारण रहा है जिसकी वजह से हमने मार्केट में गेन देखा, चाइना में स्क्वीज क्रिएट हुआ है। तो आई थिंक $60 का लेवल तो एक साइकोलॉजिकली हमें लगता है इमीडिएट में टच कर सकता है, बट अगेन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट इस बार ये रैली को थोड़ा सा और एक्सलरेट करता है, तो अगला फ्यूचर अगर हम बात करें तो आई थिंक 185 से 188 तक का लेवल दिखा सकता है, तो वॉल्टिलिटी रहेगी। लेकिन साथ साथ में मैंने जैसे अभी बाकी भी पैनलिस्ट बता भी रहे थे, मेरा थोड़ा सा इस पर कैवेट ये है कि अब तक हमने कभी भी ऐसी रैली देखते हैं तो उसमें फॉल भी उसी ढंग से, जैसे प्लेटिनम 2008 में करीबन 65% का फॉल दिखाया था, कच्चे तेल में 80% का फॉल था, चांदी में 1980 से 1982 के बीच में 90% का फॉल था, कॉपर 68%, निकल 81%, जिंक 88% 2006 से 8 के बीच में, नेचुरल गैस करीबन 84%। तो जस्ट मैं एक बता रहा हूँ कि जब मार्केट में एक फोमो बनता है तो डेफिनेटली हर तरीके से हम फिजिकल डिमांड, ईटीएफ डिमांड, डेरिवेटिव डिमांड देखते हैं, बट आप देखिए कमोडिटी इज रिप्लेसेबल। जैसे आई थिंक के इंडस्ट्री में एज अभी भी माना जा रहा है कि चांदी सोलार में जगह यूज हो रही है, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, बट कहीं ना कहीं कॉपर एंड एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स है जो रिप्लेस कर सकते हैं। इसी की वजह से लास्ट टाइम हमने एक शो भी किया था जहाँ पे बेस मेटल में मैं काफी बुलिश था, और चांदी की जैसे जैसे रैली हो रही है हम करस्पॉन्डिंग कॉपर में भी उसी रैली देख रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन तेजी यहाँ से बरकरार रहेगी, यानी कि हायर हाइज का जो सिलसिला है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रथमेश, आपकी क्या सेंस है, किस तरह के लेवल के साथ आप काम कर रहे हैं? आप म्यूट पर हैं प्रथमेश। Sorry, probably everybody is sensing कि यहाँ से bullishness और बढ़ेगी. I would probably remain on the cautious side, and as KDI जी clearly reflected कि जिस तरीके से momentum आया उस तरीके से correction की possibility दिखाई दे रही है. I think ये सारे factors को आप जोड़े, जहाँ पे industrial demand की बात करें, macroeconomic factors की बात करें, market sentiments की बात करें, और structural demand shift right from solar panels, electronics, EVs और जितने भी tech applications यूज हो रहे हैं. बट उसके अलावा आप अगर देखें, सिल्वर कंसिस्टेंटली लास्ट 5 ईयर से डेफिसिट में, सब फैक्टर सिल्वर के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट देन अगेन करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, या फिर एक फॉल भी आ सकता है. यू कैन नॉट टाइम दैट पर्टिकुलर फॉल. So for the time being, I would also remain on the buying side, and I will go with the trend. I think 185, 188 is what near term targets would suggest, but I would definitely remain cautious at this point. ऑल राइट, यानी कि तेज़ी है, और वेल यस, वो क्वेश्चन वाला पॉइंट बहुत सही है कि मोमेंटम बहुत तेज़ी का है, चांदी बहुत वॉलेटाइल है। हर इस बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद हमने चांदी में देखी है एक नाइस शार्प करेक्शन। वो करेक्शन यहाँ पर कहाँ आएगी, क्या वो खरीदारी के मौके बनेंगे, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे जाके देखना होगा। लेकिन तब तक जो मेजर सामने इवेंट है वो यूएस फेड की मीटिंग है 10 और 11 दिसंबर को। अगले क्यूज़ वहीं से आते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया नितिन जी, हार्दिक जी, आपका साथ जोड़ने के लिए और चांदी पर वो चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक अगर चांदी में 98% गेन्स हैं, तो हमने यहाँ पर प्लैटिनम में करीबन 90% की तेज़ी आते हुए देखी है। साथ ही साथ अगर आप सोना देखें तो 61-62% ऊपर है। पैलेडियम में करीबन 65% की तेज़ी है। और उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर बेस मेटल्स की, जहाँ पर कॉपर आज ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ नजर आया, जहाँ पर $11,200 पर टन के ऊपर हमने एलएमई के लेवल्स आते हुए देखे। अगर बात की जाए यूएस मार्केट्स की, तो यहाँ पर भी 4 महीने के हाइज पर प्राइसेस हैं। प्रथमेश, कैसे देखेंगे कॉपर प्राइसेस को, क्योंकि सारे के सारे जो फंडामेंटल्स हैं या फिर जो नैरेटिव यहाँ पर सेट हुआ है कॉपर को लेके, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का है, माइन कंसर्न्स हैं, चाइना में स्मेल्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, प्रोडक्शन कर्व्स की बातें हैं, क्या वो सब फैक्टर इन हो चुका है प्राइसेस में? कहीं ना कहीं मनीषा, यहाँ पे सप्लाई साइड और प्लस डिमांड साइड कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स काम कर रहे हैं. सप्लाई साइड में जैसे आपने मेंशन किया, माइनिंग इश्यूज है, और में चाइना की तरफ से रियल एक्शंस है कमोडिटीज़ पर. सो ये सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली कॉपर और जिंक, ये दो मेटल स्पेसिफिकली ईवी स्टोरी में काफ़ी अच्छी तरीके से निर्भर कर रहे हैं. तो मुझे लगता है मोमेंटम अभी यहाँ से और तेज़ होने की गुंजाइश रखता है. और कॉपर में पॉसिबली नेक्स्ट ईयर में आप ऑलमोस्ट अराउंड 30-40% अगर गेंस देखें इस कमोडिटी में, तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी. तो सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर कुछ कॉन्फिडेंस दिखता है तो वो कमोडिटी कॉपर ही रहेगी. और प्रथमेश, आप कह रहे हैं 30 से 40% की तेज़ी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 2026 में है? यस.
मुझे याद है अजय, आप भी यही लगातार चीज़ कहते रहे कि 40 से 50% तक की बढ़त यहाँ पर कॉपर में देखने को मिल पाएगी। अब जिस तरह की तेज़ी है, ऑल टाइम हाइज बन चुके हैं, अब यहाँ से कौन से नए हाइज की उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगता है जिस ढंग से हमने सोने में चांदी में जो रैली देखी है, अब ये जो थर्ड फेज चल रहा है ये पूरे बेस मेटल और एग्री में मूवमेंट लाता हुआ दिखाई देगा। एग्री में तो हमने मसाले में नए तड़का लगते हुए देख ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कॉपर अभी भी बढ़ा नहीं है। वी हैव सीन दिस रैली फ्रॉम 870 ऑनवर्ड डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि रुपी गिरावट और सपोर्ट कर रहा है। वी वर टारगेटिंग एटलीस्ट 1080, बट मुझे लगता है फ्यूचर मंथ जो दिसंबर का है वो ऑलमोस्ट अभी 1048 हाई मार चुका है। एलएमई पे भी हम नया हाई देख ही रहे हैं। आई थिंक अगले एक महीने के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट और दिखाई दे रहा है, जो कम से कम 1120 का है। उसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है संघाई इंडस्ट्रियल मेटल कमोडिटी इंडेक्स। अगर उसमें आप देखते हैं तो 4700 के ऊपर ये लेवल निकल चुका है और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है, जिसका मतलब है चाहे कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम, तीनों में मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगले एक महीने में आप मिनिमम 8 से 10% की तेजी देखोगे, जहां पे कॉपर लीड करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर में आई थिंक 1120 तक का लेवल। वहीं जिंक के अंदर भी हमने देखा सप्लाई साइड है, चाइना भी कोशिश कर रहा है, रेट कट है, तो आई थिंक 300 के ऊपर दिसंबर मंथ कंटिन्यू बना हुआ है, जहां पे मुझे 322 से 325 तक के लेवल लगते हैं। एल्यूमिनियम थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है बार बार में, 2750 से लेकर $3000 के बीच में ही एलएमई पे मूव कर रहा है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है काउंटर स्ट्रांग है, जो 290 295 तक का लेवल दिखा है। तो इन ऑल पूरे बेस मेटल में अगले महीने भर में ही आप देखेंगे कि करीबन 8 से 10% का गेन दिखाई देगा। प्रथमेश, आपको क्या लगता है कॉपर में 30 से 40% की तेजी, लेकिन जो बाकी मेटल्स हैं जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपको भी लगता है कि अगला महीना, अगला 6 महीने, 2 क्वार्टर्स यहाँ पर तेजी बरकरार होगी? इन जिंक में कॉपर के बाद अगर कोई नेक्स्ट मेटल अगर यहाँ पे रैली कर सकता है वो है जिंक, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक यूज इन बैटरीज। तो मेरे ख्याल से जिंक में वो तेजी, मेरे ख्याल से 20-25% की तेजी यहाँ पे जिंक में किधर भी गया नहीं है, और ये रैली आप नेक्स्ट ईयर में आते हुए देख सकते हैं। एल्यूमिनियम के किस तरह के क्यूज हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एल्यूमिनियम अपनी तेज़ी दिखा चुका है, और जिस तरह से कॉपर और जिंक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, उतने फंडामेंटल्स आज एल्यूमिनियम के नहीं हैं। मुझे लगता है एल्यूमिनियम काफी अनरेटेड कमोडिटी रहा है, सप्लाई काफी ज्यादा है, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चेंज ओवर आएगा वो Q1 26 में आएगा, बिकॉज वहां पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टेस्ला एल्यूमिनियम आयन बैटरीज लॉन्च करने वाला है। लिथियम बैटरीज, लिथियम की भाव की बात करें तो करीबन $16,000 के करीब है, जबकि ये $2800, तो काफी बड़ा एक प्राइस गैप भी मिल रहा है। और ये एक मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट वाली कमोडिटी रहेगी, जिस दिन से कॉपर बढ़ेगा ये कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट डिमांड आएगा। सप्लाई अच्छी है, इसके लिए हमने अभी तक बड़े गेन्स नहीं देखे हैं, बट अगर 3-6 महीने का व्यू लेकर चलते हैं तो मुझे लगता है जो ट्रांजिशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बाकी जगह डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम को काफी अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ से सप्लाई को देखते हुए, जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई उन सबको देखते हुए, टाइमिंग 295-300 का लेवल मान के चलिए, बट Q1 2026 वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां पे स्ट्रक्चर अगर चेंजेस आता है तो वी कैन सी ए गुड गेन्स इन एल्यूमिनियम टू। ऑलराइट, तो यानी कि तीनों के तीनों मेटल्स, चाहे वो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, उस रैंकिंग में यहाँ पर तेज़ी दिखा सकते हैं, और अगला एक महीना बेहतरीन रह सकता है, और बाकी कमोडिटीज़ में, बाकी मेटल्स में भी और आगे जाकर लॉन्ग रहने की ही एक्सपेक्टेशन। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, अजय एंड प्रथमेश, साथ जोड़ने के लिए और वो राय भी देने के लिए। बल जाते जाते आपको बता दें, जो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पर हैं वो IMD की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि दिसंबर के महीने में सर्दी वाले दिन यहाँ पर ज़्यादा रह सकते हैं। आपको याद दिला दें कि रबी फसल की यहाँ पर बुआई फिलहाल हो रही है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह की सर्दी यहाँ पर पड़ती है। IMD का कहना है कि नवंबर में तापमान यहाँ पर सामान्य और सामान्य से कम था। फरवरी तक लानीना कमज़ोर रहने का अनुमान है, और आगे जाकर यहाँ पर शीतलहर के दिन सामान्य से ज़्यादा रह सकते हैं। ये दिसंबर के लिए है, यानी कि ठंड यहाँ पर ज़्यादा पड़ने की एक्सपेक्टेशन है। ज़्यादा दिन यहाँ पर शीतलहर वाले बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ IMD ने यह भी कहा है कि तापमान सामान्य और सामान्य से कम रह सकता है, यानी कि बिलो नॉर्मल टेम्परेचर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।